नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। पूर्वी सिंहभूम जिले में 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन कई दिनों से तैयारी में जुटा हुआ है। बुधवार को बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज सभागार में ईवीएम डिस्पैच को लेकर एक अहम बैठक हुई। इसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी समेत तमाम संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि सभी पदाधिकारियों के साथ कोऑपरेटिव कॉलेज में बनाए गए ईवीएम डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया गया है। डिस्पैचिंग के दौरान किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे और मतदान कर्मियों को कोई परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही गर्मी के मद्देनजर पानी की व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कोशिश की जा रही है कि हॉल के बाहर कोई भी संरचना ना की जाए ताकि गर्मी में किसी को परेशानी ना हो। वहीं एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि डिस्पैच को लेकर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। जो भी थोड़ी बहुत कमी है उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। काउंटिंग के दिन किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इस पर जोर दिया जा रहा है। रिसीविंग के दौरान भी जो मतदान कर्मी कॉलेज पहुंचेंगे उन्हें किसी तरीके से परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इस बार वाहनों के पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आज कोऑपरेटिव कॉलेज का हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उसमें हम लोगों ने जो भी अभी तक प्लानिंग करी है कोऑपरेटिव कॉलेज में, उसमें डिस्पैच, रिसीविंग और काउंटिंग, इन तीनों का अलग अलग हम लोगों ने आकलन किया। इनके मैप्स हम लोगों ने फाइनल किए और जिस भी तरीके से, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो, चाहे काउंटिंग पर्सन हो, चाहे हमारे पोलिंग पर्सन हो, चाहे जितने भी ऑफिशियल्स हो, उन सब की मूवमेंट किस किस तरीके से रहेगी, कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग, सीसीटीवी और विश्राम रूम्स की आवश्यकता होगी, पानी की उपलब्धता और भी मूलभूत सुविधाएं जो भी हम लोग को अवेलेबल करवानी है ताकि हमारी पोलिंग प्रक्रिया और काउंटिंग प्रक्रिया सुगम रह सके। उस संबंध में हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस दिया और सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। गर्मी भी काफ़ी रहेगी सर, डिस्पैच के समय में काउंटिंग के समय, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर हम कोई भी संरचना ना क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं हम बिल्डिंग के अंदर रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य चीज़ें उपलब्ध करवाएं और पंखे की व्यवस्था और हवा की व्यवस्था भी हम लोग उपलब्ध कराएं ताकि किसी भी तरीके से गर्मी जो है हमारे इस पूरी प्रक्रिया को हैम्पर न कर सके। कितने टेबल लगेंगे सर, जैसे बता रहे थे अभी आप बात कर रहे थे? टेबल हम लोग जो है आकलन किए हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम लोग आकलन किए हैं। तो उसमें हमारे मैक्सिमम जो है किसी रूम में 20 टेबल जा रहे हैं, उसका आकलन अभी जारी है। जो भी डिस्पैच सेंटर है जहाँ से पोलिंग पार्टी डिस्पैच होनी है पोलिंग बूथ्स के लिए, उस जगह का और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ काउंटिंग सेंटर भी है और रिसीविंग सेंटर भी है, सारे ईवीएम्स यहाँ पर वापस जमा भी होने हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो भी इंतजाम हैं, स्ट्रॉन्ग रूम के ईवीएम सही तरीके से सिक्योर तरीके से रखा जा सके, काउंटिंग के दिन किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, रिसीविंग वाले दिन किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। तो इसको लेकर के जो प्रेमाइसेस है, जो कैंपस है, उसमें जो कमरे हैं, जो हॉल्स हैं, उनके स्पेस की समीक्षा की गई। उसके चारों तरफ का जो स्पेस है वहाँ पर किस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों के पार्क करने की आवश्यकता रहेगी और बहुत बड़ी संख्या में पोलिंग पर्सनल और सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं। तो उनकी आवाजाही में, उनके गमनागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, कोई व्यवधान ना रहे, निर्बाध तरीके से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सके, सुरक्षित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से। यही प्रशासन और पुलिस का प्रयास है। इसी के लिए पहले भी कई बार इस एरिया का तरीके से कह सकते हैं निरीक्षण किया गया है, भ्रमण किया गया है। वहीं जमशेदपुर के जेमको मैदान को टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहण करने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। इस मामले में जेमको मैदान संघर्ष समिति ने बुधवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। कहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। कार्य समिति के सदस्य सतीश कुमार ने बताया कि टाटा स्टील के द्वारा इस मैदान को अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उपायुक्त द्वारा इस मैदान में किसी तरह के निर्माण कार्य किए जाने पर रोक लगाई गई है। इससे संबंधित एक पत्र जनवरी माह में ही उपायुक्त कार्यालय की ओर से जारी किया गया था। लोगों ने बताया कि 13 फरवरी को भी कंपनी प्रबंधन ने उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए मैदान में अवस्थित स्कूल के भवन को
ढा दिया था, जिसकी सूचना डीसी, एसडीओ, एसएसपी के साथ स्थानीय थाना को भी दी गई थी। मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की गई है। कुछ दिनों पहले टाटा स्टील प्रबंधन के कुछ लोग मैदान घेरने पहुंचे थे, जिसका बस्ती वासियों ने विरोध किया था, तो टीम वापस चली गई थी। 23 अप्रैल को पुनः एक बार टाटा स्टील के पदाधिकारी दल बल के साथ उक्त मैदान की घेराबंदी के लिए पहुंचे थे। बस्ती के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो लोगों ने इसका विरोध किया और आदेश के संबंध में पूछा। इस पर कंपनी की ओर से आए लोग बस्ती वासियों से उलझने लगे। स्थिति तनावपूर्ण करने का प्रयास किया गया, परंतु बस्ती वासियों ने संयम रखते हुए विरोध जारी रखा। इसके बाद कंपनी के लोग वहां से चले गए। स्थानीय लोगों ने आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इस मामले में उपायुक्त से उचित कार्रवाई की मांग की है। जेमको मैदान संघर्ष समिति के कार्य समिति के सदस्यगण हैं और आज डीसी साहब से हम लोग मिलने आए थे। डीसी साहब ने 12 जनवरी को हमारे जेमको मैदान में एक स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है, क्योंकि जेमको मैदान 12-15 बस्तियों के बीच एकमात्र खेल का मैदान है और उसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो तार कंपनी अपने अधीन में ले रही है, तो इसके लिए हम सभी बस्ती वासियों ने मिलकर एक जेमको मैदान संघर्ष समिति बनाया। डीसी साहब को कंप्लेन किया। डीसी साहब 12 जनवरी को टाटा हेड को स्टे ऑर्डर लगा दिए कि जब तक इस मामले का निराकरण ना हो जाए तब तक कोई निर्माण कार्य ना हो जाए। और हम लोगों ने बात को सीएम तक पहुंचाई है। सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि वो मैदान बस्ती वासियों को हम दिलाएंगे। इसी बीच आचार संहिता लगने के बाद टाटा प्रबंधन ज़बरदस्ती उस मैदान में बार बार काम कराने आती है, बार बार बस्ती वासियों से उलझती है, हर बार ज़्यादा फोर्स लेकर आ जाती है, गुंडा पार्टी लेकर आ जाती है। हम लोग जितने सक्रिय सदस्य लोग हैं, हम अपने बस्ती वासियों को बहुत नियंत्रित रखते हैं कि हमें इनसे उलझना नहीं, क्योंकि इनका उद्देश्य ये है कि हम लोगों को मारपीट में फंसा देना, कानूनी कार्रवाई में फंसा देना और वो अपने मंशा में कामयाब हो जाएं। तो तीसरी बार कल फिर वो लोग आए और फिर हमारे मैदान का घेराबंदी करने का प्रयास किए। लगभग 100 की संख्या में गुंडा पार्टी को लेकर के आए, साथ में पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों को भी लेकर आए। इसकी भी शिकायत हमने की कि जब स्टे ऑर्डर लगा है तो पुलिस प्रशासन किसके आदेश से डीसी साहब से मिले तो क्या बोले? डीसी साहब ने कहा कि हाँ, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। मेरे स्टे के बाद भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द हो जाए। और हमारी एसएसपी साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने थाना प्रभारी से भी बात किया हमारे सामने में ही और कहा आइंदा ऐसा कोई हरकत नहीं होगा जब तक मामला का निष्पादन नहीं। क्या नाम हुआ? दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस ने कानूनी लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की है। मेंस कांग्रेस के केंद्रीय पदाधिकारियों की सक्रियता पर लगाई गई रोक को हावड़ा कोर्ट ने हटाने का आदेश जारी कर दिया है। तकरीबन 1 साल से चल रही कानूनी लड़ाई में मेंस कांग्रेस को ये बड़ी जीत मिली है। इसकी जानकारी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के जोनल सचिव, दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के महासचिव सह चक्रधरपुर रेल मंडल के मंडल संयोजक शशि मिश्रा के द्वारा शाखा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। शशि मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद सभी केंद्रीय पदाधिकारी पूर्व की भांति संगठन में अपनी भागीदारी निभाएगी और जोन के सभी 48 शाखाएं बिना किसी रुकावट के रेल कर्मियों की समस्याओं को प्रशासन के साथ विभिन्न स्तरों की मीटिंग में शामिल होकर उसका समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बताया गया कि हावड़ा कोर्ट के सिविल जज में दायर वाद संख्या 1827/2024 दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के 7 केंद्रीय पदाधिकारी, जिनमें पीके सिन्हा, आरके सिंह, शशि रंजन मिश्रा, आरएन चटर्जी, अजय नाथ, आरके मिश्रा एवं रतन पांडा पर लगे रोक को हटाने का आदेश माननीय कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। यही नहीं, दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक पदाधिकारी द्वारा मेंस कांग्रेस के इन 7 केंद्रीय पदाधिकारी के विरुद्ध विभिन्न पत्रों द्वारा जारी किए गए निर्देशों को भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। इधर सिंहभूम संसदीय सीट से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जोभा मांझी को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर युवा कांग्रेस की टीम गांव से लेकर शहर तक दिन रात मेहनत कर रही है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के संयोजक सौरभ अग्रवाल को पार्टी ने जोभा मांझी की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए यूथ ब्रिगेड ने पूरी ताकत के साथ काम करना भी शुरू कर दिया है। इसकी एक झलक जोभा मांझी के नामांकन पर्चा दाखिल करने के दिन भी दिखी। जोभा मांझी झामुमो की टिकट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इंडी गठबंधन में बड़े भाई के रूप में मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में नामांकन कार्यक्रम में भाग लिया। विशेषकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कड़ी धूप में भी पोस्टर बैनर लेकर चले और जोभा मांझी के समर्थन में नारे लगाए। इस पर युवा कांग्रेस के सौरभ अग्रवाल का कहना है कि ये तो बस अब एक ट्रेलर
है युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इंडी गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा से सबसे ज्यादा कोई ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो वह है युवा वर्ग। यही वजह है कि युवाओं ने इस बार विशेष रूप से मोदी सरकार को सबक सिखाने की ठान ली है। सिंहभूम सीट से जीत निश्चित है। युवा हमारे जो युवा साथी है हमारे पूरा दम खम के साथ लगे हुए हैं और यूथ कांग्रेस के जो हमारे कमेटी बनी हुई है वो पूरा मतलब सिंहभूम में पूरा प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक मजबूत है, पूरा बूथ स्तर तक मजबूत है। हम लोग का यूथ कमेटी जो काम कर रही है बहुत ही मतलब ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है, वो जो कि हम लोग मीडिया में नहीं हम लोग ला रहे हैं। मतलब हमारे माननीय राहुल गांधी जी का जो 5 न्याय गारंटी है वो हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। पंपलेट लेकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारी काम हम लोग का ज़मीनी स्तर पे चल रही है, ठीक है। तो इस चलते युवा हमारे पूरा जुड़े हुए हैं। कल का आप नॉमिनेशन में हम लोग का आप देखे होंगे कितने युवा पूरा, जबकि इतनी धूप थी इतनी गर्मी थी तो भी वो लोग पूरा पैदल कांग्रेस भवन से लेकर के पूरा डीसी ऑफिस तक पूरा जोश के साथ रहे, कोई भी एक कदम हटे नहीं। तो ये कल की जो भीड़ थी वो एक आपका टेलर थी, अभी पिक्चर बाकी है। आगे आप देखिए क्या क्या, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, वो आपको 4 तारीख का रिजल्ट में आपको समझ में आ जाएगी कि क्या होती है युवा का जोश और युवा का साथ। इधर गोइलकेरा में डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट फंड से बनाई जा रही पीसीसी सड़क में लूट मची है। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के अभियंताओं और ठेकेदार की मिलीभगत से 4 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क में चोरी का पत्थर इस्तेमाल हो रहा है। ये सड़क अति नक्सल प्रभावित 12 पंचायत के वनग्राम टाटी बेड़ा, बंदूक बेड़ा और बीड़ी पोटो में बन रही है। सड़क के निर्माण में प्राक्कलन के आधार पर ग्रेन्यूलर सब बेस नहीं किया जा रहा है। इसके स्थान पर ठेकेदार सारंडा रेल सुरंग से निकाला गया रेलवे का पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पत्थर रेलवे की अनुमति के बिना महादेव शाल में सारंडा रेल सुरंग के पास अवैध खनन कर निकाला गया है। विगत 20 फरवरी को पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक जोभा मांझी ने इन सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। जेसीबी की जगह रेलवे का पत्थर इस्तेमाल करने और अवैध खनन करने पर रेलवे से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियां भी सख्ती में है। रेल क्षेत्र में सुरंग के पास पत्थर निकालने के लिए वाहनों के अनाधिकृत प्रवेश पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संबंधित ठेकेदार और अभियंताओं पर केस दर्ज किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार ने सुरंग के पास से 400 ट्रैक्टर पत्थर अवैध खनन कर निकाल लिया है। गोइलकेरा के 12 पंचायत में बन रही दोनों सड़कें दुर्गम इलाके में है। इस कारण कार्य और गुणवत्ता की निगरानी नहीं हो रही। एक सड़क 12 ग्राम के घनश्याम पूर्ति के घर से टाटी बेड़ा सीमा तक 2.5 किलोमीटर लंबी है। इसकी लागत 2 करोड़ 76 लाख रुपए है, जबकि दूसरी सड़क तामसे मुख्य पथ के बंदूक बेड़ा के बीड़ी पोटो तक 5400 फीट लंबी है। इसका प्राक्कलन 1 करोड़ 41 लाख रुपए है। इस मामले पर सहायक अभियंता अमर रविदास ने कहा कि पत्थर और निर्माण सामग्री कहां से लाया जा रहा है इससे विभाग को कोई मतलब नहीं है। कार्य की गुणवत्ता जेई समय समय पर देखते हैं। वहीं सिंहभूम के तातनगर, मंझारी, कुमारडुंगी और मझगांव में बुधवार को इंडिया महागठबंधन के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन झामुमो प्रत्याशी जोभा मांझी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर मझगांव विधानसभा क्षेत्र के कुमारडुंगी में एक चुनावी सभा का आयोजन हुआ। इसमें मौजूद मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि भाजपा के राज में आदिवासियत खतरे में है। उन्होंने कहा कि पहले ओबीसी का आरक्षण खत्म, अब 400 पार का नारा दिया जा रहा है ताकि आदिवासियों के आरक्षण को खत्म किया जा सके। आगामी 13 मई को महागठबंधन की प्रत्याशी जोभा मांझी के पक्ष में वोट करें ताकि हमारा आरक्षण संविधान और संस्कृति की रक्षा हो सके। मंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा को बहरूपिया बताया। सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी जोभा मांझी ने कहा कि ये चुनाव आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने हेमंत सोरेन को मजबूती प्रदान करने के लिए साथ देने की अपील की। मझगांव के विधायक निरल पूर्ति ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मझगांव 20 ने सबसे अधिक वोट दिया था। इस बार फिर जोभा मांझी के पक्ष में वोट देकर ऐतिहासिक जीत में भागीदार बनना है। झामुमो जिला अध्यक्ष सह चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने भीड़ से नारा लगवाया, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा।
इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना अंतर्गत डुकुरडीहा में स्थित प्लास्टिक के ओपन गोदाम में बुधवार को अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें दूर से भी देखा जा सकता था। आग के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने की बात बताई जा रही है। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल गई। घटना से डरे सहमे आसपास रहने वाले लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीणों का कहना था कि पुराने प्लास्टिकों को यहां स्टॉक कर गलाया जाता है और उन्हें तूड़ी स्थित प्लांट में ले जाया जाता है। इस गोदाम में भारी मात्रा में प्लास्टिक का स्टॉक रखा गया था और लगभग 1-2 महीने से कार्य बंद था। सभी सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर यहाँ प्लास्टिक गलाया जाता था। इधर लोगों द्वारा मिली सूचना पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। के अंदर में खाना खा रहे थे, उसी टाइम में एक झोंका तूफान का आया तो दरवाज़ा जोर से खटखटाया और रूम में कचरा भर गया। तो हम बाहर निकले, देखे फंक्शन मेरा अभी तक थोड़ा कुछ पी रहे थे। हम निकले बाहर तो देखा कि घर में धुआं निकल रहा है। तो हम आए तो देखा इधर धुआं निकल रहा है। तो हम वो जो आग बुझाने वाला है उसको लाने के लिए गए तो देखा उधर भी धुआं निकल रहा है। तो चारों तरफ धुआं देखा, आग देखा। तो हमने क्या किया, फिर वो बुझाने वाला तो काम नहीं किया। मैं बुझाने गया तो मेरे को भी जरूरत किया। तो फिर मेरे मैनेजर को, मालिक को मैंने खबर किया। यहाँ पर हम अकेले आदमी हैं, 3-4 महीने से काम बंद है। तो आदमी कोई दूसरा था नहीं और कोई सपोर्ट हमको मिला नहीं और अकेले से फिर आग जो है काबू नहीं आया। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एशिया भवन में बुधवार को एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों के कर्मचारी एवं कामगारों को आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए इसकी जानकारी दी गई। हैदराबाद की कंपनी GVK EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस के द्वारा यंग इंडियन संस्था के सहयोग से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज और आकाश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने लोगों को दुर्घटना के बाद प्राथमिक उपचार कर जान बचाने संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा मानव रूपी पुतले पर प्राथमिक उपचार की बारीकी सिखाई गई, जिसमें हार्ट अटैक की स्थिति में छाती दबाकर CPR दिए जाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार पूर्वक बताया गया। कार्यक्रम में 100 से भी अधिक लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि GVK EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस के द्वारा देश के 17 राज्यों में 108 एम्बुलेंस हेल्थ सुविधा प्रदान की जा रही है। आज यहाँ पे टाटा ग्रुप की तरफ से और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देने के लिए आए। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, ट्रॉमा फर्स्ट एड। और कुल अभी यहाँ पे लगभग 100 पार्टिसिपेट है और सभी लोग अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि कार्यक्रम अभी चल रहा है। अभी जिसमें फर्स्ट एड में जैसे ब्लीडिंग कंट्रोल हो गया हमारा, उसके बाद स्प्लिंटिंग, कभी टूट फूट जाता है, डिफॉर्मिटी हो जाता है, टूट जाता है, जो काम हो जाता है, तो वो हम लोग स्प्लिंट के बारे में बताते हैं और फिर ब्लीडिंग कंट्रोल के बारे में। इधर पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो में 11,000 वोल्ट हाई टेंशन करंट की चपेट में आकर 3 मवेशियों की मौत हो गई। मारे गए मवेशियों में एक दुधारू गाय और 2 बैल शामिल है। ये घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के जामडी में घटी। बताया जाता है कि गाय महिला पशुपालक जामी कुई की थी और 2 बैल राम हिमरम और राजा हिमरम का था। इस घटना से आहत पीड़ित पशुपालकों ने टोंटो प्रखंड के संबंधित पदाधिकारियों से क्षतिपूर्ति हेतु उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई है। इस घटना की सूचना के बाद टोंटो प्रखंड के पशु चिकित्सा पदाधिकारी का एक दल घटनास्थल पहुंचा और मृत मवेशियों की जांच की। वहीं पशुपालकों को उनके मृत मवेशियों की क्षतिपूर्ति के लिए उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा भी दिया है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।